हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो हम लोग जो है भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं। भारत का इतिहास में जो है प्राचीन भारत का इतिहास ऑलरेडी खत्म हो चुका है। हम लोग अभी 3 क्लास कर चुके हैं क्या चीज का, मध्यकालीन भारत का इतिहास का। ठीक है, अब तक जो है टोटल हिस्ट्री का क्लास हम लोग देखे तो 24 खत्म हो चुका है। अगर वीडियो नहीं देखें तो जाइएगा, इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां पर जाकर सारा देख लीजिएगा। साथ ही साथ इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है कि टेलीग्राम का लिंक दिया होता है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से ज्वाइन कर लेना है टेलीग्राम को और सारा पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। जो भी पीडीएफ बाकी रहता है वो क्या होता है कि शनिवार और रविवार को डाल दिया जाता है। ठीक है, तो पीडीएफ के लिए टेंशन नहीं लेना, समय तो समय उसको डाल दिया जाएगा। सिर्फ और सिर्फ क्या करना है कि पढ़ाई करना है। ठीक, चलिए तो आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, कमेंट करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना है ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आपका वीडियो का पहुंचता रहे। तो चलिए आज का क्लास जो हम लोग पढ़ेंगे, चौथा क्लास करेंगे मध्यकालीन भारत का इतिहास का। और आज हम लोग देखेंगे अरबों का आक्रमण, भारत पर जो अरबी लोग का आक्रमण हुआ था। और इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे तुर्कों का आक्रमण। ठीक है, तुर्क लोग जो आक्रमण किया था अरब में सबसे पहले भारत पे, वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ से सवाल हमेशा बहुत ज्यादा बनाता है एग्जामिनर, तो इसको ध्यान से देखना है। आज से मध्यकालीन भारत यहाँ से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के पर्पज से। तो आपको एक भी टॉपिक मतलब एक भी चीज को नहीं छोड़ना है, यहाँ से पढ़कर अच्छा से जाना है। ठीक है, भारत पर अरबों का आक्रमण जब हम लोग देखते हैं तो अरब का खलीफा अल वाजिद के आदेश पर क्या हुआ था कि मोहम्मद बिन कासिम नाम का एक आदमी था जो 712 ईस्वी में मकरान के रास्ते अस्तल मार्ग से क्या किया था, सिंध पर हमला किया था। ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले अगर पूछे कि सिंध पर हमला कौन किया था तो आपको बताना है कि मोहम्मद बिन कासिम किया था 712 ईस्वी में। ठीक है, यह हमला सर्वप्रथम क्या था कि देवल मतलब जिसको हम लोग कराची के नाम से जानते हैं अभी, उस पर हुआ। और क्या हुआ कि कराची का मतलब कि देवल का पतन हो गया यहाँ से। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम फिर क्या किया कि चाचा का जो बेटा था दाहिर, उसका क्षेत्र था मुल्तान। ठीक है, इसका बेटा था चाचा के दाहिर, उसका क्षेत्र कौन सा पड़ता था, मुल्तान। उस पर क्या किया मोहम्मद बिन कासिम, हमला किया और हमला करके मुल्तान को भी जीत लिया था। ये बात आपको ध्यान में रखना है। दाहिर को क्या हुआ कि रबौरा के युद्ध में मारा गया। किसके द्वारा मारा गया था, तो मीर कासिम के द्वारा ही ये मारा गया था। ये बात यहाँ से आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं तो क्या है कि सिंध पर क्या किया कि कासिम के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य पूछते रहता है कभी कभी कि भारत पर जब आक्रमण कर रहा था अरबवासी तो क्यों कर रहा था, क्या कारण था। तो मोहम्मद बिन कासिम का मेन जो भारत पर आक्रमण करने का उद्देश्य था, इस्लाम को यहाँ पे प्रचार करना था। ठीक है, भारत बहुत ज्यादा संपन्न था तो उसको लूटना उठना भी था। ठीक है, और अपना साम्राज्य का विस्तार करने का भी लालसा था। ये सब उद्देश्य के कारण क्या था कि मोहम्मद बिन कासिम क्या किया था कि भारत पर आक्रमण किया था, सिंध पे आक्रमण किया था। ये बात आपको यहाँ से ध्यान में रखना है। ठीक है, क्योंकि बिना उद्देश्य का कोई तो काम होता नहीं है, और इसका उद्देश्य ही मेन क्या था कि इस्लाम को प्रचार करना। भारत बहुत संपन्न था आर्थिक रूप से, तो उसको लूटना और अपना साम्राज्य को क्या करना कि विस्तार करना ज्यादा से ज्यादा। और इस लालसा से क्या आया था, भारत पर सिंध पर आक्रमण किया। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। सबसे पहले जो इसमें पढ़ते हैं अरबों का आक्रमण में भारत पर तुर्कों का आक्रमण हम लोग को देखना है। ठीक है, तुर्क का आक्रमण जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से सवाल जो है हमेशा बनाते रहता है एग्जामिनर। ठीक, तुर्क का आक्रमण में हम लोग देखते हैं तो क्या कि भारत के भूमि के अंदर तक अगर कोई प्रवेश पूछे कि किसका श्रेय जाता है तो आपको बताना है कि गजनवी वंश के सुल्तान महमूद गजनवी को जाता है। लेकिन भारत में स्थापित करने का मतलब कि राज्य स्थापित करने का अगर श्रेय पूछे तो किसको बताना है कि ससवनी वंश का जो था मोहम्मद गौरी, उसको जाता है। ठीक है, मतलब कि भारत में सर्वप्रथम कोई प्रवेश किया था, प्रवेश करने का अगर श्रेय जाता है तुर्क लोगों में तो गजनवी वंश के कौन सुल्तान था, तो मोहम्मद गजनवी था, उसको जाता है। लेकिन भारत में राज्य स्थापित करने का श्रेय अगर तुर्कों में जाता है, किसको जाता है, तो मोहम्मद गौरी को जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। मोहम्मद गौरी किस वंश से रिलेट करता था, एक क्वेश्चन हमेशा बनते रहता है, तो ससवनी वंश से क्या करता था, रिलेट करता था। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं मोहम्मद गजनवी के बारे में। इसका सवाल हमेशा बनते रहता है और इसका जो मेन कारण था ना आने का, भारत में लूट कर पैसा ले जाने का मकसद था। ठीक है, हम लोग सब यहां से देख लेंगे, इसका जितना भी सवाल है
बनता है वो हम लोग सब देख लेंगे। ठीक है, 17 बार आक्रमण किया था भारत पर, आया था, जाता था, आता था, जाता था, बहुत सारा संपत्ति लूट कर ये क्या करता था कि यहाँ से जाता था। इसका मेन मकसद वही था। तो मोहम्मद गजनबी के बारे में अगर हम लोग देखें तो इसका जो शासन काल कब से कब तक रहा था, 998 ईस्वी से लेकर 1030 ईस्वी तक इसका शासन काल रहा। यमनी वंश, जिसको हम लोग गजनवी वंश के भी नाम से जानते हैं, ये क्या था तो ईरान के एक शासकों का एक शाखा था। ये बात आपको ध्यान में रखना है। अल्पतगीन इस वंश का क्या था कि स्वतंत्र राज्य स्थापित करने वाला शासक था। और बाद में क्या हुआ कि उसके दामाद, मतलब कि अल्पतगीन के दामाद जो था सुबुतगीन, वो क्या किया कि राजगद्दी संभाला। ये बात आपको यहां से ध्यान में रखना है। ठीक है, सुबुतगीन के बारे में अगर हम लोग देखें तो सुबुतगीन के समय क्या था कि गजनी और हिंदू शाही जो राजा था उसमें लंबा संघर्ष चलते रहा। और जो सुल्तान था मोहम्मद गजनबी, उसके समय में ये चलता रहा संघर्ष। और चलते चलते क्या हुआ कि जितना भी हिंदू राज शाही राजा था उसका क्या हो गया कि नष्ट हो गया। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, सुबुतगीन की मृत्यु के बाद क्या हुआ कि 998 ईस्वी में महमूद गजनबी ने क्या किया कि 27 वर्ष की अवस्था में गजनी के तख्त पर बैठा, मतलब गजनी के राजगद्दी पर बैठा, और 1030 ईस्वी तक क्या किया कि अपना शासन करता रहा। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि उसने 1000 ईस्वी से लेकर 1027 ईस्वी तक भारत पर वो कितना बार आक्रमण किया था तो 17 बार आक्रमण किया था। ये हमेशा सवाल बनते रहता है कि भारत पर महमूद गजनबी कितना बार आक्रमण किया था, तो वो 17 बार किया था पूरे 27 साल में। ये बात आपको ध्यान में रखना है। आगे हम लोग देख लेते हैं कि मोहम्मद गजनबी का आखिर कारण क्या था कि भारत पर आक्रमण करने का। तो महमूद गजनबी या कहीं पर मोहम्मद गजनबी भी लिखा रहता है, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। महमूद इसका ओरिजिनल में, महमूद गजनबी इसका ओरिजिनल में नाम था। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो महमूद के आक्रमण का मुख्य कारण क्या था कि भारत में इस्लाम धर्म का क्या करना था कि प्रतिष्ठा को स्थापित करना था। दूसरा उद्देश्य जो इसका प्रमुख उद्देश्य था, संपत्ति यहां से लूट कर ले जाना था। राजनीतिक उद्देश्य से भी क्या करना था, इसका राजनीतिक उद्देश्य भी था कि हिंदू राज्य को नष्ट करना है, और साथ ही साथ यश की लालसा के कारण ये भारत पर आक्रमण किया था। तो 4 जो है मुख्य कारण है भारत पर आक्रमण का। ये बात आपको यहां से ध्यान में रखना। पहला तो इस्लाम को प्रचार करना, प्रमुख उद्देश्य में अगर पूछे तो संपत्ति लूटना। राजनीतिक उद्देश्य इसका कहना था कि हिंदू राज्य को क्या कर देना है कि नष्ट कर देना है, और यश की लालसा भी था। ये चारों कारण के कारण क्या किया था कि ये भारत पर आक्रमण किया था। ये बात आपको ध्यान में रखना। और कितना बार आक्रमण किया था तो 27 साल में 1000 ईस्वी से लेकर 1027 ईस्वी तक क्या किया था कि ये 17 बार आक्रमण किया था। ये बात आपको ध्यान में रखना है यहाँ से। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं तो क्या है कि महमूद का जो प्रथम आक्रमण था भारत पर कब था तो 1000 ईस्वी में था, और दूसरा आक्रमण कब था तो 1001 ईस्वी में हिंदू शाही राजा जयपाल के विरुद्ध था। उसने क्या किया, उस समय क्या किया है महमूद गजनवी ने कि पेशावर के युद्ध में जयपाल को पराजित किया, और पराजित होने के बाद जयपाल क्या कर लिया था तो खुद को ये देख नहीं पाया पराजित होते हुए, और वो क्या किया कि आत्महत्या कर लिया। ये बात आपको ध्यान में रखना है। कभी कभी पूछ सकता है कि जयपाल था कौन, जयपाल का शासन कहां पे था, ये पूछ सकता है। तो आपको याद रखना है कि जयपाल जो शासन करता था काबुल और पंजाब के क्षेत्र में करता था, और इसका राजधानी भी पूछते रहता है जयपाल का, तो आपको बताना है कि वहंद इसका क्या था कि राजधानी था। ये बात आपको यहां से ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं तो क्या है कि 1009 ईस्वी में महमूद गजनवी ने क्या किया कि जो जयपाल का पुत्र था आनंदपाल, उसको पराजित किया, और 1014 ईस्वी में क्या किया कि थानेश्वर को लूटा। अभी हम लोग देख रहे थे कि इसका लूटना ही मेन मकसद था, तो थानेश्वर को 1014 ईस्वी में लूटा। महमूद ने 1018 ईस्वी में कनौज पर आक्रमण किया, और आक्रमण करके आगे चलकर मथुरा वृंदावन पर क्या किया, आक्रमण किया, और वहां से भी अपार संपत्ति लूटा है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। आगे हम लोग देखते हैं तो सबसे जो इंपॉर्टेंट ये जो लूटा था, मतलब कि एग्जाम के पर्पज से भी हमेशा बनते रहता है, तो आप देख सकते हैं कि 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी ने सोमनाथ का जो मंदिर है कहां पे था तो गुजरात में था, वहां पर आक्रमण किया। भव्य शिव मंदिर था। क्या चीज का मंदिर था तो शिव भगवान का मंदिर था। ये भी कभी कभी पूछ देता है, तो शिव मंदिर था, उसको लूटा, और लूटा तो लूटा ही, साथ ही साथ क्या किया था कि उसको पूरा तरह से नष्ट भी कर दिया था। ये बात आपको ध्यान में रखना है। इस समय यहाँ का जो शासक कौन था तो भीम फर्स्ट था। ये बात आपको ध्यान में रखना है। वो हम लोग कल देखे थे, आप जाकर वीडियो जो है भीम फर्स्ट, मूलराज पर
ये सब देख लीजिएगा, सोलंकी वंश, गढ़वाल वंश, वहां से आप देख लीजिएगा, ठीक है। मगध का अंतिम जो अभियान था भारत में वो कब था, तो 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध था, और उसका जो मृत्यु कब हुआ, तो 1030 ईस्वी में हो गया था। इतना बात आपको इसके रिलेट में याद रखना है, ठीक है। यहां से इतना याद करके जाते हैं तो क्या होता है कि एक भी क्वेश्चन छूटने का चांस नहीं रहता है। तो ये कम से कम 1025 ईस्वी वाला जरूर याद रखिएगा, और साथ ही साथ इसमें 1018 ईस्वी वाला भी, क्योंकि ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते रहता है। और 1001 ईस्वी वाला तो ये हमेशा याद रखना चाहिए कि जयपाल के साथ ये विरुद्ध विरुद्ध में युद्ध लड़ा था, और इस युद्ध में क्या हुआ था कि जयपाल आत्महत्या कर लिया था। और जयपाल शासन कहाँ के था ये पूछ लेता है, तो शासक कहाँ के था, तो आपको याद रखना कि काबुल और पंजाब के शासक था, जिसका राजधानी बैहंद था। यहां से आपको याद रखना इतना, ठीक। आगे हम लोग देखते हैं तो महमूद गजनवी के साथ बहुत सारे विद्वान भी रहते थे, उसको संरक्षण दिया था। वो विद्वान कौन कौन था ये पूछते रहता है, तो आपको याद रखना कि अलबरूनी, फिरदौसी, उबती और फर्रुखी, ये 4 विद्वान इसके संरक्षण में था। और भी विद्वान था, लेकिन ये 4 आपको इंपॉर्टेंट है, तो चारों को आपको याद रखना है। अलबरूनी के पुस्तक के नाम भी पूछते रहता है। अभी हम लोग सब राइटर का पुस्तक का नाम देख लेंगे, जितना भी विद्वान था इस सब का पुस्तक के नाम पूछते रहता है कि अलबरूनी का पुस्तक का नाम क्या था, फिरदौसी का पुस्तक का क्या नाम था, उबती का पुस्तक का क्या नाम था, ये सब हम लोग देख लेंगे। तो अलबरूनी का जो पुस्तक का नाम था क्या था, किताब उल हिंद, जिसको तारीख ए हिंद के भी नाम से जानते हैं। और ये जो पुस्तक था अरबी भाषा में था। कौन से भाषा में था, अरबी भाषा में था। और अलबरूनी ने 2 संस्कृत पुस्तकों को अरबी में अनुवाद किया था। कौन कौन पुस्तक था ये पूछ सकता है आपको, कौन सा बुक था, तो शाख जो कपिल मुनि के द्वारा लिखा गया था, और महाभाष्य जो पतंजलि के द्वारा लिखा गया था। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ये दोनों जो बुक है फिलोसफी का बुक है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं मोहम्मद गौरी के बारे में, जिसका मूल नाम, प्राथमिक नाम अगर पूछे तो आपको बताना है सियाबुद्दीन, ठीक है। सियाबुद्दीन को ही मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी नाम था। ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, जिसको हम लोग छोटा नाम से याद रखते हैं हमेशा, मोहम्मद गौरी, ठीक। तो गौरी वंश का जो उदय हुआ पूछ सकता है आपको, तो आपको बताना है कि 1150 ईस्वी के आसपास में, मतलब कि 12वीं शताब्दी के मध्य में हुआ था। यह तुर्कों का क्या था कि ससवनी वंश था, जो पूर्वी ईरान से गोर प्रदेश में बस गया था। ये गोर प्रदेश अगर पूछे कि कहां पे था, तो अभी के अफगानिस्तान के क्षेत्र में पड़ता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक। तो मोहम्मद गौरी ने क्या किया कि 12वीं शताब्दी में भारत पर आक्रमण किया, और यहाँ अपने राज्य का क्या किया कि स्थापना किया। ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। मोहम्मद गौरी का प्रथम आक्रमण अगर पूछे तो कहां पर था भारत में, तो 1175 ईस्वी में मुल्तान पर था, ठीक है। उस समय मुल्तान, सिंध, ये सब किसके क्षेत्र में था, भारत के ही क्षेत्र में था। हम लोग जानते हैं कि 1947 में जब अपना देश आजाद हुआ तो उस समय बंटवारा कर दिया गया था। तो उस समय पहले जो था 1175 ये सब ईस्वी में भारत में ही था मुल्तान, तो उस पर आक्रमण किया। और यह आक्रमण कहां से किया था, तो गोलम दर्रे से किया था। ये गोलम दर्रा ना ये पाकिस्तान का एक महत्वपूर्ण दर्रा भी है, ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। वहां से होकर ये क्या किया था कि मुल्तान पर आक्रमण किया था, और उसके बाद उच को जीत लिया था। उच कहां पे है, तो ये सिंध के क्षेत्र में ही, पंजाब के क्षेत्र में पड़ता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं तो क्या है कि 1178 ईस्वी में गुजरात पर मोहम्मद गौरी आक्रमण किया। और आक्रमण जब किया था तो सोलंकी वंश का मूल राज द्वितीय ने आबू के पहाड़ के पास क्या किया था कि गौरी को हराया था, और भारत में पहली पराजय था। ये भी बात आपको याद रखना है, मतलब कि पहली बार कब हारा था, किससे हारा था, तो आपको याद रखना है कि मूल राज द्वितीय से। और कब हारा था, तो आपको याद रखना है कि 1178 ईस्वी में। और कौन से युद्ध में, तो आपको याद रखना है कि गुजरात पर आक्रमण करते समय, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखना है, यहां से इतना, ठीक। आगे हम लोग जब देखते हैं तो क्या है कि 1179 ईस्वी में क्या हुआ था कि गौरी ने पेशावर को जीता, और 1185 ईस्वी में सियालकोट को जीता। 1186 ईस्वी में क्या कर लिया था कि संपूर्ण पंजाब को जीतकर गजनवी राजवंश का समाप्त कर दिया था। ये बात आपको यहां से ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं तो 3 युद्ध हुआ था जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। कल भी हम लोग देखे थे, आज भी हम लोग एक बार फिर से देख लेते हैं। तो पहला जो हुआ था तराइन का प्रथम युद्ध, कब हुआ था, तो 1191 ईस्वी में हुआ था, बठिंडा के निकट
तराइन के पास। ठीक है, इसमें कौन कौन लड़ा था? तो पृथ्वीराज चौहान, जिसको हम लोग पृथ्वीराज तृतीय भी बोलते हैं, और साथ ही साथ मोहम्मद गौरी, दोनों एक दूसरे से लड़ा और इसमें मोहम्मद गौरी का क्या हुआ था कि पराजय हुआ था। ये बात आपको ध्यान में रखना है। द्वितीय जो तराइन का युद्ध हुआ 1192 ईस्वी में हुआ, इसमें मोहम्मद गौरी जीता और जीतते के साथ क्या किया था कि पृथ्वीराज चौहान को कैद कर लिया था और बाद में उसको मतलब कि मृत्यु दंड दे दिया था। ये बात आपको ध्यान में रखना, मतलब कि उसको मार दिया था पृथ्वीराज चौहान को। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं तो क्या है कि चंदावर का युद्ध देखते हैं। तो चंदावर का युद्ध कब हुआ था? तो 1194 ईस्वी में हुआ था, जिसमें क्या हुआ था कि गौरी ने कनौज के जो शासक था जयचंद, उसको पराजित कर दिया और कनौज पर अधिकार करके उसको मार दिया था। ये भी बात आपको याद रखना है। ठीक है, आगे हम लोग अब इसमें देखते हैं तो क्या है कि 1193 ईस्वी में उसका एक गुलाम था मोहम्मद गौरी का, और वो गुलाम कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। और उसने क्या किया था कि मेरठ और दिल्ली को जीत लिया था और 1193 ईस्वी में ही वो क्या किया था कि दिल्ली को भारत में गौरी राजवंश का क्या बनाया था? तो अपना राजधानी बनाया था। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे हम लोग जब देखते हैं तो इसने क्या किया था, ऐबक एक क्या था कि एक मुस्लिम शासक तो था ही, साथ ही साथ क्या था कि ये हिंदू का बहुत ज्यादा विरोध भी था। ठीक है, हिंदू जो धर्म था उसका बहुत ज्यादा विरोध भी करता था, इसलिए बहुत ज्यादा ये मंदिर को भी नष्ट किया था। ये भी बात आपको याद रखना है। तो 1194 ईस्वी में अजमेर को जीता और वहां पर हिंदू और जैन के मंदिरों को क्या कर दिया था कि नष्ट कर दिया था। और जो उसका अवशेष था ना, नष्ट करने पर जो भी उसका ईंटा पत्थर बचा था, उससे क्या किया था कि दिल्ली में कुवात उल इस्लाम के मस्जिद बनवाया था। ये बात आपको ध्यान में रखना है। और बाद में 1196 ईस्वी में जो हम लोग कल देखे थे कि एक संस्कृत मठ बनाया गया था, वहां पर ये क्या कर दिया था कि जो संस्कृत विश्वविद्यालय के भी नाम से जानते हैं संस्कृत मठ को, वहां पर क्या किया था तो 2.5 दिन का झोपड़ा नामक एक मस्जिद बना दिया था। और इस जो 2.5 दिन का झोपड़ा नामक एक मस्जिद है, उस पर आज भी ललित विग्रह राज उस पर संस्कृत में अंकित है। ये आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए जो भी इसमें बाकी है वो कल वाला वीडियो में देख लीजिएगा। ज़्यादा उसमें फिर से बोलने पर क्या होगा कि वीडियो लंबा ही हो जाता है, तो वो क्या करिएगा कि कल ऑलरेडी इसमें पढ़ा दिया गया था जब हम लोग पढ़ रहे थे। तो ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं तो क्या है कि 1205 ईस्वी में गौरी का अंतिम जो मुकाबला हुआ था गोरखों के बीच में हुआ था। ठीक है, गोरखा अगर जाने तो, अगर नहीं जानते हैं तो क्या है कि ये जो है अपना हिमालय के क्षेत्र में रहता है। ये मेन रूप से अगर पूछे कि कहाँ पे रहता है, जो नेपाल के जो वासी है ना वो। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक, आगे हम लोग जब देखते हैं तो इसमें क्या कि मोहम्मद गौरी का जब वापसी गजनी जा रहा था, वापस यहाँ से गजनी जा रहा था, दमियक एक जगह है, वहां पर 15 मार्च 1206 ईस्वी को उसको हत्या कर दिया गया। ये बात आपको याद रखना है डेट के साथ, क्योंकि डेट के साथ भी क्वेश्चन बनता है। ठीक है, 1206 ईस्वी में गौरी के मृत्यु के बाद क्या हुआ कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, जो उसका गुलाम था, यहाँ पर भारत में गुलाम वंश का नींव रखा। ये बात आपको याद रखना है। जब हम लोग गुलाम वंश पढ़ेंगे तो वहां से और डिटेल्स में देख लेंगे। ठीक, चलिए आगे हम लोग देखते हैं मध्यकालीन भारत का जो इतिहास है उसका जो हम लोग को पता चलता है, कौन कौन सा पुस्तक से पता चलता है, कौन कौन सा स्रोत से पता चलता है, क्या क्या ऐसा चीज है जिससे मध्यकालीन भारत का इतिहास का हम लोग पता चलता है। तो सबसे पहले एक तो है आपका साहित्यिक स्रोत है, दूसरा जो है विदेशी यात्रियों का विवरण है, और तीसरा जो है कोई ना कोई स्मारक है, जिससे हम लोग को क्या पता चलता है कि मध्यकालीन भारत का इतिहास का पता चलता है। तो साहित्यिक स्रोत में सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि कौन सा पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था। ये हमेशा पूछते रहता है, क्यों? क्योंकि एग्जामिनर को बहुत पसंद है और कुछ नहीं कारण होता है इसमें। ठीक है, थोड़ा टेढ़ा नाम होता है और पता भी चलता है इससे कि अपना मध्यकालीन भारत का इतिहास कैसा था। ये जानना भी चाहता है एग्जामिनर की लड़कन लोग जानता है कि नहीं कि कौन पुस्तक कौन लिखा है। तो ये सब क्वेश्चन हमेशा 1 न 2 बनते रहता है। तो ब्लू वाला जो होगा वो क्या है कि इंपॉर्टेंट है थोड़ा। ठीक है, तो हसन निजामी एक लेखक था, उसके द्वारा कौन सा पुस्तक लिखा गया था? तो ताज उल मासिर लिखा गया था, जिससे भी मध्यकालीन भारत का इतिहास के बारे में पता चलता है। अलबरूनी के बारे में तो याद ही रखना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। ठीक है, जो अभी हम लोग देखे भी थे। और इसके द्वारा कौन सा पुस्तक लिखा गया है? तो तहकीक ए हिंद लिखा गया है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। मिनहाज उस सिराज जो है ये किसके
एक कौन पुस्तक लिखा था, तो आपको याद रखना है तबकात ए नासरी लिखा था, और अमीर खुसरो का तुगलक नामा कम से कम याद रखना है। पुस्तक तो ये बहुत ज्यादा लिखा था, बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा था व्यक्ति, ठीक है। तो ये जो लिखा था, आपको सबसे जो इंपॉर्टेंट इसका पुस्तक कौन सा है, तो तुगलक नामा है। और कौन कौन सा पुस्तक लिखा था आप एक नजर में फिर से देख सकते हैं, तो नूह सिपहेर लिखा था, ठीक है, किरान उस सादेन लिखा था, खजान उल फतूह लिखा था, मिलता उल फतूह लिखा था। ये बात आपको ध्यान में रखना है, लेकिन आपको जो इंपॉर्टेंट है तुगलक नामा, ये कम से कम आपको याद जरूर रखना है, ठीक है। जियाउद्दीन बर्नी के बारे में देखें तो तारिक ए फिरोज शाही लिखा था, फतवा ए जहादारी लिखा था, ये बात आपको ध्यान में रखना है। फिरोज शाह तुगलक के बारे में आप देखें तो फुतहात ए फिरोज शाही लिखा था, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, एक क्वेश्चन हमेशा बनते भी रहता है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, तो इसामी के बारे में देखते हैं, तो फुतूह उस सत्ताल 3 लिखा था, ठीक है। अमीर तैमूर लंग क्या लिखा था, तो ये अपना आत्मकथा लिखा था, और उस आत्मकथा का नाम क्या था, तो मलफूजात ए तिमुरी, ये बात आपको ध्यान में रखना। याहिया बिन अहमद के बारे में देखें तो तारिक ए मुबारक शाही लिखा था, ठीक है। शेख रिजकुल्ला क्या कौन सा पुस्तक लिखा था, तो वाकियात ए ताकि और तारिक ए मुस्ताकी, ये 2 पुस्तक लिखा था, यहां से आपको दोनों याद रखना है। अमीर हसन सीजी के बारे में देखें तो फवाद उल फुआद लिखा था, ये बात आपको याद रखना है। लेकिन जो ये आपका फिरोज शाह तुगलक वाला कम से कम, और अमीर खुसरो वाला और अलबरूनी वाला, ये 3 कम से कम आप याद रखिएगा, क्योंकि ये तीनों को एग्जामिनर हमेशा पूछते रहता है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग जब देखते हैं तो क्या है कि विदेशी यात्रियों का कुछ कुछ जो विवरण है, उससे भी अपना मध्यकालीन भारत का इतिहास के बारे में पता चलता है, ठीक है। अभी जो अपने पास जो स्रोत है मध्यकालीन भारत के इतिहास के बारे में जानने के लिए, यही सब जो पुस्तक है और ये सब जो विवरण है, उसी से हम लोग को पता चलता है कि मध्यकालीन भारत का इतिहास कैसा था। उस समय कोई वीडियो रिकॉर्डर तो था नहीं कि उस समय सब रिकॉर्ड था, ठीक है। तो पुस्तक मेन था जिससे हम लोग को पता चलता है। तो इब्न बतूता के बारे में याद रखना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इसके बारे में तो पूछता है कि ये कब आया था, तो 1333 ईस्वी में आया था। और दूसरा ये सवाल बनता है कि ये कहाँ का यात्री था, तो आपको याद रखना है कि ये मोरक्को का था। मोरक्को किस क्षेत्र में पड़ता है, तो आपको अफ्रीका कॉन्टिनेंट में सबसे ऊपर जब देखिएगा, पुर्तगाल के जस्ट नीचे, पुर्तगाल ऊपर है, यूरोप में है, लेकिन ये क्या है कि आपका अफ्रीका में पड़ता है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। एक मुस्लिम कंट्री भी है, ठीक है, कहाँ के था, तो आपको याद रखना है कि आपका मोरक्को का था, यात्री था। और एक किसके शासनकाल में आया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। और इसका रचना के बारे में याद रखना है कि कौन सा पुस्तक लिखा था, तो रेहाला नामक पुस्तक लिखा था, ये बात आपको ध्यान में रखना है। आगे हम लोग देख लेते हैं अब्दुल रजाक के बारे में, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका सवाल बनते रहता है। तो ये कहाँ का था, तो ईरानी एक राजदूत था, और ये किसके दरबार में आया था, तो आपको याद रखना कि देवराय द्वितीय के शासनकाल में ये भारत आया था, ठीक। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, तो मार्को पोलो जो इटली का रहने वाला था, कब भारत आया था, तो 13वीं शताब्दी में भारत आया था। निकोलो कोंटी, ये भी इटली के एक पर्यटक था, 120 ईस्वी में दक्कन का यात्रा किया। डेमिगोज पायल ये कहाँ पे था, पायाज कहाँ के था, तो ये पुर्तगाली यात्री था, जो विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय के समय में भारत आया था। जब हम लोग विजयनगर पढ़ेंगे तो वहां पर ध्यान से इसको और भी देखेंगे, ठीक है। बारबोसा एक कहाँ का यात्री था, तो पुर्तगाली यात्री था, विजयनगर के शासन व्यवस्था के बारे में विवरण दिया है। नूनीज जो था ये कहाँ के था, तो पुर्तगाली घोड़े का व्यापारी था, ये भी विजयनगर के दरबार में आकर रहा था, और विजयनगर के दरबार के बारे में जानकारी दिया है। तो ये इतना जो पर्यटक था, ये सब से पता चलता है मध्यकालीन भारत का इतिहास के बारे में, ठीक है। और भी हम लोग देख लेते हैं स्मारक। तो स्मारक जो है 2 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला तो आपका ऐबक का मकबरा जो है लाहौर में है, कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा कहाँ पे है, ये पूछते रहता है क्वेश्चन, तो लाहौर में है। और शेर शाह का मकबरा कहाँ पे है, तो सासाराम बिहार में है, ठीक है। जब हम लोग ये सब पढ़ेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, जब गुलाम वंश देखेंगे, शेर शाह का बारे में पढ़ेंगे, तो वहां से और भी डिटेल्स में देखेंगे। लेकिन ये सब से क्या पता चलता है, तो अपना मध्यकालीन भारत के इतिहास के बारे में पता चलता है। और ये सब कम से कम याद रखिएगा कि मार्को पोलो कहाँ के था, निकोलो कोंटी कहाँ के था, बारबोसा कहाँ के था, नूनीज कहाँ के था, ठीक है, अब्दुल रजाक कहाँ के था, ठीक, ये सब याद रखना है। इब्न बतूता कहाँ के था, क्योंकि हमेशा सवाल बनते रहता है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो क्या करना है कि लाइक करना है, कमेंट करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना है। साथ ही साथ जितना भी मध्यकालीन भारत के जो भी टॉपिक है, अब क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 क्लास में खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री शुरू कर लेंगे, ठीक। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।